नमस्ते। जगदम्बा एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं और वर्ण विच्छेद क्या होते हैं। वर्ण हमारे हिंदी भाषा में कहते हैं कि सबसे आधारशिला, जैसे कहते हैं कि जिसे मान लो एक नींव की तरह काम करती है। यानी कि वर्ण होता है जो क्या होता है, भाषा या ध्वनि का सबसे छोटी ध्वनि या सबसे छोटी इकाई के रूप में माना जाए तो वो होती है वर्ण। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण लिखित रूप में भाषा या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे इसमें कह रहे हैं कि लिखित रूप में भाषा या ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं। किस तरह से? जैसे हमने लिखा च, क्या हम इसके टुकड़े कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसमें टुकड़े इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये एक व्यंजन है और व्यंजन में मिला हुआ है स्वर। तो हम इसे लिखेंगे हलंत च, धन इसमें से ए की मात्रा जो लगी हुई है उसको हम निकाल देंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे वर्ण हो जाएंगे। इसी तरह से देखो, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं अ, च, क, न, म, त इत्यादि। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हो गई। वर्ण कहते हैं कि लिखित रूप में भाषा या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती। अब कहे कि मौखिक रूप में भाषा या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई से क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ध्वनि। इसे भी लिख लेते हैं हम, ध्वनि। मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। देखो, लिखित मौखिक का मतलब ये होता है, लिखित यानी हम कोई वर्ण दिया हुआ है, अगर हम उसे लिखते हैं तो वह क्या हो जाएगा? वर्ण। लेकिन उसी वर्ण को हम बोलते हैं तो वह क्या हो जाएगी? ध्वनि। जैसे हमने उदाहरण लिया था च, इस च को मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये क्या है? वर्ण है। जब मैं इसे बोलूंगी च तो ये क्या हो जाएगा? ध्वनि। समझ में आया? अब हम इसके बाद देखते हैं, इसे नोट डाउन करो, ठीक है। वर्णों के बाद वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि वर्ण, किसी ने पूछा था कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है, तो हम पहले वर्ण और अक्षर में जो अंतर होता है वो देख लेते हैं। हमने देख लिया वर्ण किसे कहते हैं, अब देखते हैं अक्षर किसे कहते हैं। देखो, अक्षर होता है कि हम मुख से उच्चारित जो ध्वनि एक ही प्रवाह में निकलती है उसे अक्षर कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं। मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जो एक ही प्रवाह से निकलती हो उसे हम कहते हैं अक्षर। निकलती हो उसे
अक्षर कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कर, ये हो गया हमारा अक्षर। जैसे मैंने लिखा मैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंने जो वर्ण बताए थे उसमें क्या लग रहा था, हलंत, जबकि इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। देखो यहाँ पर आ गया हलंत, क धन ए, इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, पूरा कर। तो ये क्या हो गया, अक्षर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ण और अक्षर में ही क्या अंतर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द। जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक नई इकाई का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। लेकिन वह जो इकाई बनती है वह कैसे होनी चाहिए, सार्थक। तो हम इसके लिख लेते हैं, शब्द किसे कहते हैं, दो वर्णों के, दो या अधिक वर्ण भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखो कैसे, देखो यहां पर मैंने लिखा है ज धन ल, ये हो गया। अब यहां पर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा। अब मैंने बताया था कि वर्ण या अक्षर, देखो वैसे तो इन दोनों की डेफिनेशन अलग अलग होती है, लेकिन एनसीईआरटी के द्वारा वर्ण और अक्षर को एक ही माना गया है। इसलिए हम इसे वर्ण कहें चाहे अक्षर कहें, वर्ण कहें या फिर अक्षर कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो हम ये तो बन गया, ये दोनों तो क्या है, अलग अलग वर्ण है। जब इन दोनों का मेल करते हैं तो क्या बनता है, शब्द बनता है। कैसे बनता है, देखो मैं इन दोनों को मिलाती हूँ, ज ल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गया दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगर मैं इस तरह से लिखूं कि ल ज, तो क्या ये शब्द है, नहीं। सार्थक का अर्थ यह होता है कि हम जो इकाई बना रहे हैं या जो इकाई बन रही है उसका अर्थ होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, सार्थक। जिस मानो लज, अब कोई समझे नहीं लज का अर्थ क्या होता है, नहीं पता। जब पता है नहीं, सामने वाले को समझ में नहीं आता, उसे सार्थक कैसे कर सकते हैं। यानी कि इस जल, सब जानते हैं कि जल क्या होता है, जल जो हम जली जीवन होता है, जल हम जिसे पीते हैं, तो ये क्या है, सार्थक इकाई हो गई। इसके बाद हम देखते हैं शब्द के बाद वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वहां पर था कि दो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, तो दो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे, वाक्य। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जैसे देखो, अब मैंने यहां लिखा जल, जिसे मैंने अभी बोला भी था कि जल ही जीवन है, तो हम इसे ही ले लेते हैं, जल धन जीवन धन है। जल यहां पर लिख देते हैं एक और ही, जल ही जीवन है। अब ये एक क्या हो गया, शब्द हो गया, ये दूसरा शब्द, ये तीसरा शब्द और ये चौथा शब्द। तो ये सारे शब्द मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसका वाक्य बन जाएगा, जल ही जीवन है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज नोट करके लिखना है अपने को। देखो
जल ही जीवन है। ये हो गया हमारा एक वाक्य। जब इसे कहें कि जीवन ही जल है या जल जीवन ही है, तो ये क्या हो जाएगा? निरर्थक वाक्य। निरर्थक वाक्य यानी कि जिस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वह वाक्य नहीं कहलाता है। लेकिन इसका अर्थ सीधा सीधा निकल रहा है कि जल ही जीवन है और सभी को समझ में आता है कि जल क्या है? जीवन है। इसलिए ये क्या है? एक सार्थक वाक्य है। तो समझ में आ गया होगा कि सार्थक और निरर्थक वाक्य कैसे होते हैं। सार्थक वाक्य वे होते हैं जिनका कोई ना कोई सार्थक यानी अर्थ निकलता है, और निरर्थक वाक्य होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसके बाद थोड़ी सी दो चीज नोट कर लो। नोट में लिखना है, वर्ण या अक्षर को NCERT के द्वारा एक ही माना गया है। एग्जामिनर के अनुसार वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं, इसलिए हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है। ये हमारे समझ के लिए पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। बाकी एग्जाम में दोनों को एक मानते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा नोट लिखना है कि मैंने बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। उसी तरह से कहा जाए कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। तो ये चीज हम देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तीसरा है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई वाक्य होता है। इन दोनों चीजों को मैं नोट करके इसलिए लिखा रही हूं क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई और भाषा की सबसे बड़ी इकाई, ये दोनों क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए। छोटी इकाई तो सब जान जाते हैं क्योंकि वर्ण सब पढ़ाते हैं और वर्ण में सब बता देते हैं कि छोटी इकाई कैसे कहते हैं। लेकिन बड़ी इकाई पूछा जाए तो बहुत कम विद्यार्थियों को पता होता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है, वाक्य होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सीक्वेंस होता है। जो हमारी भाषा होती है वो किस सीक्वेंस के आधार पर बनाई गई है, इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर के मेल से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। या ऐसे कर लो, एरो लगाकर लिख लो। और शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य। वाक्यों के मेल से बनता है गद्य, पद्य, रचना या पैराग्राफ, या हम कह सकते हैं पुस्तक। ये जो पुस्तक वाला है ये पहले पूछा गया है, इसलिए मैंने पुस्तक भी लिखा दिया है। कई बार वो यहाँ पर इनके अलावा कोई और भी लिख देता है, जैसे मान लो कहानी लिख दिया, रेखाचित्र लिख दिया, निबंध लिख दिया, तो वो सारे किस में आ जाएंगे? रचना में आ जाएंगे। तो हमें ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें हमने कहानी लिखा है नहीं, कहानी कहानी, क्योंकि ये सब चीजें किसमें आती है? रचना में आ जाती है। तो वर्णों के मेल से जो बनता है उसे कहते हैं शब्द। शब्दों के मेल से बनता है वाक्य, और वाक्य के मेल से गद्य, पद्य, रचना, पैराग्राफ या पुस्तक बनती है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने वर्ण पढ़ लिया और हम देखते हैं वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना, यानी कि वर्णों को वर्णों के अलग अलग टुकड़े करना क्या कहलाता है? यानी वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। हम इसमें कुछ नियम एक दो वो देख लेते हैं, जैसे रेफ का नियम। रेफ का नियम
रेफ का नियम किसे कहते हैं? यानी कि जो रे की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? रेफ का नियम। आधा रे जिसे कहते हैं वह क्या होती है? रेफ का नियम। उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम, कर्म या धर्म। दूसरा है ट्रक, ट्रैक्टर। फिर इसके बाद हम देखते हैं प्रतिज्ञा या प्रिया। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर रे 3 प्रकार से दिया हुआ है। एक रे और होता है जिसे कहते हैं ऋषि, जैसे मातृ, ठीक है, पितृ। यह भी हम देख लेते हैं। वैसे तो स्वर में गिना जाता है, लेकिन यहाँ पे र देख रहे हैं तो हम इसे भी रे के रूप में देख लेते हैं। देखो, कर्म या धर्म, इसमें जो रे लगा हुआ है ये कैसा है? ये रे है अधूरा। और यहाँ पर जो रे लगा हुआ है नीचे, वह कैसा है? पूरा। अब हम इस अधूरे और इस पूरे रे को किस तरह से याद कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा होता है, उसे हम गोदी में उठा सकते हैं। क्या कारण है कि हम उसे गोदी में उठा सकते हैं? क्योंकि वो हमसे छोटा होता है। और एक बड़ा बच्चा है हमारे बराबर का, क्या हम उसे गोदी में उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, क्योंकि वो हमारे बराबर है। हम उसे कैसे उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। इसलिए जो ये मान लो कि ये क्या है? माता पिता है और ये इनका बच्चा है। तो ये बच्चा है, इसलिए इसको कहाँ बिठा लिए? सिर पर बिठा ली, यानी कि इनसे क्या है? छोटा है। तो ये क्या हो गया? आधार है। अब देखो यहाँ पर रहे, ये माता पिता है, ये इनका बच्चा है, लेकिन ये क्या है? इनके बराबर है। तो ये इसे गोदी में नहीं उठा सकते। इसलिए यहाँ पर इसको कहाँ कर रखें? पैरों में या बराबर में खड़ा कर रखें। एक तरह से समझने के लिए पैरों में खड़ा कर रखें। तो हम याद रख सकते हैं कि एक जो छोटी मात्रा होती है उसे कहाँ लगाया जाता है? सिर पे लगाया जाता है। लेकिन जो बड़ी मात्रा होती है उसे पैर में ही लगा सकते हैं। अब हम इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। देखो, हलंत क धन। अब यहाँ पर क पूरा दिया हुआ है। ये एक इसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही सम्मिलित है। तो वर्ण विच्छेद का मतलब है कि स्वर को वर्णों से, स्वर को व्यंजनों से अलग करना। अब यहाँ पर क, इसमें से हमें निकालना है। विच्छेद करने के लिए ए निकालना पड़ेगा, यानी स्वर निकाल देंगे। फिर उसके बाद धन। अब यहाँ पे क र म, पहले जो वर्ण बोलने में आता है वही हम लिखते हैं। अब यहाँ के बाद में क्या आ रहा है? र, हलंत र। अब देखते हैं कि र जो दिया हुआ है वह अधूरा है। इसमें क्या नहीं बताओ। यहाँ पर ये बन गया हमारा हलंत क धन ए, हलंत र धन ए, धन हलंत धन म और धन ए। ठीक है, इसके बाद इसी के बराबर में हम दूसरा बना लेते हैं धर्म का। हलंत धर्म धन ए, फिर रह जाएगा हलंत र। इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, इसलिए हम इसमें से स्वर को निकाल देंगे, यानी नहीं लगाएंगे। फिर हलंत में धन ए। इसके बाद हम देखते हैं ट्रक। हलंत आ जाएगा। अब मैंने बताया था कि नीचे जो रे लगा हुआ है क्या वह अधूरा है या पूरा है? मैंने बताया था कि नीचे जो रे लगा हुआ है वह पूरा है। और हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नीचे की जो मात्रा होती है उसमें जो रे, यानी कि कोई भी वर्ण जो हमें आधा दिखाई देता है वह पूरा होता है, और जो पूरा दिखाई देता है वह आधा होता है। तो यहाँ पर रे तो पूरा है और टे अधूरा है। तो ट्रक रे, इस तरह से बोल के देखते हैं। तो पहले ट आता है, फिर क्या आता है? रे। अब यहाँ पे अधूरा है तो यहाँ पे टे, फिर धन हलंत रे धन ए, फिर उसके बाद धन हलंत क धन ए। ये हो गया हमारा ट्रक। फिर इसके बाद हम देखते हैं ट्रैक्टर। हलंत धन हलंत र। फिर यहाँ पर मैंने बताया था कि रे अधूरा है या पूरा है। रे तो पूरा है और टे अधूरा है। तो टे अधूरा है तो इसमें से हम स्वर नहीं लगाएंगे। उसके बाद रे में हमें क्या लगाना है? स्वर लगाना है। अब यहाँ पर मात्रा कौन सी है? ए की मात्रा है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ए। फिर हलंत क। अब यहाँ पर क भी कैसा है? अधूरा है, इसलिए इसको ऐसे रखेंगे। फिर इसके बाद
हलंत ट, धन हलंत ए, धन हलंत र और ए। फिर उसके बाद है प्रतिज्ञा। प हलंत प, धन। अब वही इसी तरह जो इसमें चला था वही चलेगा। र अधूरा है, र तो पूरा है और प अधूरा है, तो प हलंत र, फिर ए, धन हलंत त, धन हलंत फिर आ जाएगा यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो हम यहाँ पर लगा देंगे छोटी ई की मात्रा। फिर यहाँ पर ज्ञ। अब मैंने बताया था कि जो ये ज्ञ से ज्ञानी, जिसे हम कहते हैं ज्ञ से ज्ञानी, कौन कौन से वर्णों के मेल से बनता है? हलंत ज, धन य, धन ए, इसी के मेल से बनता है। जो मैंने संयुक्त वर्ण बताए थे उनमें मैंने बताया था कि 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं जिन जो अलग अलग वर्णों के मेल से बनते हैं, जिसे हलंत ज, हलंत य और ए। तो हम यहीं पर इस ग की जगह लिख देते हैं ये वाला हलंत ज, धन हलंत य, धन ए। अब मैंने यहाँ पर ए लगाया। क्यों लगाया है? क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा है, तो हम इस ए की जगह क्या करेंगे? आ। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रतिज्ञा। इसके बाद देखते हैं प्रिया। हलंत प, धन हलंत र, धन छोटी ई। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हलंत य, धन आ। इसके बाद देखते हैं अगला मातृ और पितृ। ये जो मात्रा लगी हुई है री, ये मात्रा लगी हुई है री से ऋषि की। ठीक है, ये रे की मात्रा थी और रे से ऋषि वाली मात्रा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो हम देखते हैं मातृका। हलंत मैं, धन आ की मात्रा है, तो हम यहाँ से आ निकाल देंगे। फिर उसके बाद है हलंत त, धन। अब यहाँ पर हम कौन सा री लगाएंगे? अब ये ना कहना कि यहाँ पर भी रे कैसा है पूरा है, नहीं, ये री से ऋषि मैंने पहले बता दिया। इस तरह से जो मात्रा लगती है वो क्या है? स्वर है, री है। तो यहाँ पर हम त के बाद लिखेंगे री। ठीक है, अब हम देखते हैं पितृ। हलंत प, धन हलंत त, धन ई। फिर यहाँ पर हलंत प, धन ई, फिर हलंत त, धन री। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो रे कौन सा रे छोटा होता है या कौन सा रे बड़ा होता है, यानी कौन सा रे अधूरा होता है और कौन सा रे पूरा होता है। उसके अलावा री की मात्रा है, कई बार री की मात्रा आ जाती है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला शायद, हमें लगता है कि शायद इनमें से जो रेफ वाली मात्रा है उसमें से कोई री है। तो यहाँ पर री की जो मात्रा है उसे किस में गिना जाता है? स्वरों में गिना जाता है। इसके बाद हम और उदाहरण देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा एक नियम। इसके बाद थोड़ा सा एक नियम और देख लेते हैं। इसमें देखते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण वैसे तो 5 होते हैं। संयुक्त वर्ण जैसे ध, द्व, ध इत्यादि, और भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अभी हम इन्हें किस तरह से लिखते हैं? वही इनमें भी वही बात होगी। देखो, इनका जो विस्तार करके लिखते हैं तो हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, हलंत द और य, इस तरह से भी लिख सकते हैं, अलंत द और व, हलंत द और ध। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा वर्ण अधूरा है और कौन सा वर्ण पूरा है। मैंने बताया था कि जो वर्ण नीचे लगाया जाता है वह पूरा होता है, यानी कि इसमें देखो ये पूरा है, वह भी पूरा है और ध भी पूरा है। लेकिन जो द लगा हुआ है, जो हमें पूरा दिखाई दे रहा है, वह कैसा है? अधूरा है।
इसको भी लिख लेते हैं हम थोड़ा बहुत। हलंत द धन, हलंत य धन अ, हलंत द, हलंत व धन अ, हलंत द, हलंत ध धन अ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो मात्रा नीचे लगाते हैं, नीचे जो मात्रा लगाते हैं और जो मात्रा हमें अधूरी दिखाई देती है नीचे लगने वाली वह पूरी होती है, और जो मात्रा यानी कि जो वर्ण हमें पूरा दिखाई देता है वो अधूरा होता है। लेकिन जो छोटी मात्रा होती है उसको हम कहाँ लगाते हैं? ऊपर लगाते हैं। इसके बाद हम एक और चीज देख लेते हैं। द्वित्व वर्ण। द्वित्व वर्ण किसे कहते हैं या द्वित्व वर्ण क्या होते हैं? द्वित्व वर्ण वे होते हैं जब एक व्यंजन दो बार आए और बीच में स्वर ना आए तो वह क्या कहलाते हैं? द्वित्व वर्ण होते हैं। जैसे ल, च, कक, ये क्या होते हैं? द्वित्व वर्ण। देखो यहाँ पर ल आ रहा है, फिर दोबारा ल आ रहा है, लेकिन बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है, तो ये क्या होते हैं? द्वित्व वर्ण आते हैं। यानी कि ये दो वर्ण एक साथ आते हैं, लेकिन इनके बीच में क्या नहीं है? स्वर नहीं है। तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। हलंत ल, फिर हलंत ल धन अ, हलंत च धन, हलंत च धन अ, हलंत क धन, हलंत क धन अ। ठीक है, ये तो कुछ नियम थे जो हमें किस में काम आएंगे? वर्ण विच्छेद करने में। हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि वर्ण विच्छेद किस तरह से किया जाता है। इसमें कुछ उदाहरण है वो देख लेते हैं, इनका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। हलंत ग, हलंत र धन अ, हलंत है धन अ, हलंत न धन अ। ग्रहण। उसके बाद है हार्दिक। हलंत है धन आ, यहाँ पर आ की मात्रा इसलिए हम यहाँ पर आ लिखेंगे। फिर है हलंत द। अब देखो यहाँ पे हा र दिक, पहले क्या आ रहा है? र, तो हम यहाँ पर द न लिखकर क्या लिखेंगे? र। कई बार हम द लिख देते हैं। देखो हार्दिक हा र, अब यहाँ पे र अधूरा है इसलिए इसके आगे स्वर नहीं आएगा। फिर हलंत द, हलंत ई, यहाँ पर छोटी की है इसलिए यहाँ पर छोटी आ जाएगा। हलंत क धन अ। फिर उसके बाद है क्षत्रिय। ये जो श है ये किस से? तीन वर्णों से मिलकर बनता है। हलंत क, हलंत श धन अ। फिर त्र भी तीन वर्णों से मिलकर बनता है। हलंत त, हलंत र। अब यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा? ई। फिर हलंत य धन अ। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपको इस पूरे व्याकरण पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।